नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं 12वीं कक्षा के लिए हिंदी पढ़ाने जा रहा हूं। वैसे मेरे वीडियो में 12वीं कक्षा को एक बार पढ़ाया जा चुका है, लेकिन इस बार 2021-22 सत्र के छात्रों के लिए यह सीरीज मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूं। तो आपको जानना चाहिए कि सबसे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण किताब जो आपको पढ़नी है वो है दिगंत भाग 2। दिगंत भाग 2। इसके बाद एक और किताब है, वह है हिंदी साहित्य का इतिहास, और उसके बाद एक और किताब है जो है हिंदी व्याकरण। तो दिगंत भाग 2 किताब नंबर 1 हिंदी साहित्य का इतिहास, दूसरी किताब, और व्याकरण के लिए एक अलग से पुस्तक। तो ये 3 किताबें हैं जो 12वीं कक्षा में हिंदी में पढ़ना होता है, और पूरा पूर्णांक जो आपको है वो 100 नंबर का। ये पेपर आपको 100 नंबर का है। तो मेरे दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हुए यहाँ पहुँचते हैं कि दिगंत भाग 2 वह किताब है जिसको अगर शुरू से अंत तक सभी प्रश्नोत्तर के साथ उसको पढ़ लिया जाए तो परीक्षा में एक भी प्रश्न आपको नहीं छूटेगा। कहने के लिए नाम के लिए 3 किताबें हैं, लेकिन दिगंत भाग 2 ऐसी किताब है जिसका अगर सब कुछ सारे प्रश्नोत्तर को हम लोग ध्यान में रखें तो परीक्षा में अच्छा अंक लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो सबसे पहले दिगंत भाग 2 में जो ये दिया हुआ है, बुक लिस्ट कहिए, बुक लिस्ट नहीं कहिए, इसको कहिए चैप्टर का लिस्ट, पाठ की सूची। पाठ सूची है, अनुक्रमणी इसमें शब्द दिया है, अर्थात पाठ की सूची। तो वह है गद्य खंड पहले। तो गद्य खंड में आपको पढ़ना है बातचीत, जो बालकृष्ण भट्ट का लिखा हुआ है। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का है। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण, अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर, रोज सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, एक लेख और एक पत्र भगत सिंह, ओ सदा नीरा जगदीश चंद्र माथुर, सिपाही की माँ मोहन राकेश, प्रगीत और समाज नामवर सिंह, जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि, हंसते हुए मेरा अकेलापन मलयज, तिरिछ उदय प्रकाश, शिक्षा जे कृष्णमूर्ति। तो ये जे कृष्णमूर्ति द्वारा लिखा गया ये पाठ नंबर 14 अपने गद्य खंड का अंतिम पाठ हुआ। उसके बाद है ये पोइट्री सेक्शन, काव्य खंड। तो इसमें सबसे पहला है कड़बक। कड़बक लिखा हुआ है मलिक मोहम्मद जायसी का। पद 2 दूसरी कविता है, पद वह है सूरदास का, और तीसरे में है फिर पद वह है तुलसीदास का। छप्पय नाभादास ने लिखा। कवित्त भूषण द्वारा रचित है। तुमुल कोलाहल कलह में जयशंकर प्रसाद। पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान। उषा शमशेर बहादुर सिंह। जन जन का चेहरा एक, गजानन माधव मुक्तिबोध। अधिनायक रघुवीर सहाय। प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार शुक्ल। हार जीत अशोक वाजपेयी। गांव का घर ज्ञानेंद्र पति। और ये हेल्पिंग बुक है सप्लीमेंट्री आपको। प्रतिपूर्ति और रस्सी का टुकड़ा गाइडी मोपासा या जीडी मोपासा। ये क्लर्क की मौत एंटन चेखव और पेशगी हेनरी लोपेज। ये कहानियां हैं जो आपको पढ़ने के लिए इस पुस्तक में दी गई हैं। तो फिर हम लोग अब आगे बढ़ते हैं इस सूची को देखने के बाद। तो ये पहला जो पाठ है वो है गद्य खंड, जिसको हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। अर्थात गद्य खंड का पहला बातचीत यह है बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट हम लोग सभी पाठों को पढ़ेंगे और उनका प्रश्नोत्तर भी करेंगे। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं और निकालते हैं चैप्टर। तो चैप्टर देखिए, बालकृष्ण भट्ट का लिखा हुआ ये बातचीत। यह बातचीत सही मायने में एक निबंध है। निबंध है, लेख कहिए इसे आप। तो बातचीत में होता क्या है कि बातचीत का जो अर्थ होना चाहिए उसे लेखक ने समझाने का प्रयास किया है। मनुष्य की एक खासियत है कि वह बोलता है, बोलने की
शक्ति है मनुष्य के पास। प्रकृति ने मनुष्य को वाक कला से सुशोभित किया है और इस बातचीत की क्षमता के कारण हम लोग एक दूसरे से बातचीत करते हैं, अपने मनोभावों को व्यक्त करते हैं, अपनी ज़रूरतों को कह पाते हैं और जिस कारण से अपना जीवन सरल बन जाता है। तो बातचीत करना मनुष्य जाति की खासियत है। तो बातचीत करने का क्या तरीका होना चाहिए और इसका क्या मतलब होना चाहिए, क्योंकि एक पढ़े लिखे व्यक्ति को सही ढंग से बातचीत करना आना चाहिए। सही ढंग से बातचीत करके आप अपने व्यक्तित्व को निखार सकते हैं, सामने वाले को प्रभावित कर सकते हैं और इस पाठ को अगर ठीक से पढ़ें तो परीक्षा में अंक तो आएंगे ही, साथ साथ आपको आजीवन यह उपलब्धि रहेगी कि आपने बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया यह पाठ बातचीत पढ़ा है। तो इसके लिए आप मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। बातचीत, लेखक का नाम निबंधकार बालकृष्ण भट्ट। इसे तो सभी स्वीकार करेंगे कि अनेक प्रकार की शक्तियां जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी हैं, उनमें वाक शक्ति भी एक है। वाक शक्ति अर्थात बोलने की शक्ति, बोलने का पावर, स्पीकिंग पावर, वाक शक्ति भी एक है। यदि मनुष्य की और इंद्रियां अपनी अपनी शक्तियों में अविकल रहती, अविकल मतलब कंटिन्यूअस, लगातार, और वाक शक्ति मनुष्यों में न होती तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। महान विद्वान निबंधकार बालकृष्ण भट्ट जी का कहना है कि अगर मनुष्य में सारी शक्तियां होती एज इट इज जैसा है और बोलने की शक्ति उसमें नहीं होती तो क्या होता? सृष्टि कैसी लगती? गूंगी लगती। सब लोग लुंज पुंज से हो मानो कोने में बैठा दिए गए होते। जो कुछ सुख दुख का अनुभव हम अपनी दूसरी इंद्रियों के द्वारा करते, उसे अवाक होने के कारण, अवाक मतलब स्पीचलेस, साउंडलेस, आपस में एक दूसरे से कुछ न कह सुन सकते। इस वाक शक्ति के अनेक फायदों में स्पीच, वक्तृता और बातचीत दोनों हैं। मनुष्य कभी कभी स्पीच देता है और बातचीत भी करता है। स्पीच और बातचीत ये दोनों डिफरेंट हैं, एक दूसरे से बिल्कुल निहायत अलग है। किंतु स्पीच से बातचीत का ढंग ही निराला है। स्पीच से बातचीत का ढंग बिल्कुल डिफरेंट है, अलग है, निराला है। बातचीत में वक्ता का नाज नखड़ा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता। बातचीत में हम लोग सिंपल ढंग से बातचीत करते हैं, सीधा साधा ढंग से अपनी बात को कहते हैं। जबकि जब स्पीच देते हैं तो क्या होता है, उसमें व्याख्यान जैसा होता है, एक्सप्लेन करते हैं। वो सामने वाले को बीच में टोकने की अनुमति नहीं होती है, उसको सीधे सुनना होता है और हम लंबा चौड़ा स्पीच देते हैं किसी टॉपिक पर। तो स्पीच और बातचीत ये दोनों टॉपिक जो है एक दूसरे से डिफरेंट है। मौका नहीं दिया जाता है कि वह बड़े अंदाज से गिन गिन कर पाँव रखता हुआ पुलपिट पर खड़ा हो। पुलपिट का मतलब होता है स्टेज, मंच, जहाँ से खड़ा होकर के स्पीच देने वाला आदमी बोलना शुरू करता है, तो उस जगह को बोलते हैं पुलपिट, स्टेज। खड़ा हो और पुण्याह वाचन या नांदी पाठ की भांति घड़ियों तक साहबान मजलिस, चेयरमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन की बहुत सी स्तुति करे करावे और तब किसी तरह वक्तृता का आरंभ करे। मतलब यह है कि पुण्याह वाचन या नांदी पाठ, किसी धार्मिक कार्य में जब हम लोग कोई धार्मिक कार्य करते हैं तो जो पहले मंगल वाचन होता है, शुभ शुभ लोग बोलते हैं, तो श्लोक बोला जाता है कुछ। तो श्लोक जो बोलते हैं शुरू में किसी धार्मिक कार्य को करने में या किसी भी काम को स्टार्ट करने में, जो शुभ वचन पहले बोलते हैं, प्रायः वो श्लोक के रूप में होते हैं, तो उन्हें हम लोग बोलते हैं पुण्याह वाचन या नांदी पाठ। नांदी पाठ होता है नाटक शुरू होने के पहले बोला जाता है। ठीक है, तो जैसे स्पीच शुरू करता है आदमी तो बोलता है साहबान, लेडीज एंड जेंटलमैन,
चेयरमैन, सब बोल करके हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना स्पीच। जहाँ कोई मर्म या नोक की चुटीली बात वक्ता महाशय के मुख से निकली कि ताली ध्वनि से कमरा गूंज उठा। जैसे ही स्पीच में कोई बात मज़ेदार मालूम पड़ती है तो लोग अपनी तालियों से उनका स्वागत करते हैं। इसलिए वक्ता को खामख्वाह ढूंढकर कोई ऐसा मौका अपनी वक्तृता में लाना ही पड़ता है जिसमें करतल ध्वनि अवश्य हो। वहीं हमारी साधारण बातचीत का कुछ ऐसा घरेलू ढंग है कि उसमें न करतल ध्वनि का कोई मौका है, न लोगों के कहे उड़ाने की कोई बात ही रहती है। हम दो आदमी प्रेम पूर्वक संलाप वार्तालाप कर रहे हैं, कोई चुटीली बात आ गई, हंस पड़े। मुस्कुराहट से होठों का केवल फड़क उठना ही इस हंसी की अंतिम सीमा है। स्पीच का उद्देश्य सुनने वालों के मन में जोश और उत्साह पैदा कर देना है। घरेलू बातचीत मन रमाने का ढंग है, तरीका है। मन रमाने का मतलब इंटरटेनमेंट करने का, अपनी बातचीत करके अपने मन की बात को एक्सप्रेस करके हम लोग मन को रमाते हैं, लगाते हैं। उसमें स्पीच की वह संजीदगी बेकदर हो धक्के खाती फिरती है। उसमें स्पीच वाला टेक्निक नहीं होता है। जहां आदमी की अपनी ज़िंदगी मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने आदि की ज़रूरत है, वहाँ बातचीत की भी उसको अत्यंत आवश्यकता है। जितना ज़रूरी खाना पीना चलना फिरना है इंसान के लिए, उतना ही आवश्यक है बातचीत करना भी। जो कुछ मवाद मतलब घाव में जो पीप भरा रहता है उसको बोलते हैं मवाद। तो यहाँ हृदय में भी आदमी को बातचीत न करे तो दिन भर का अनुभव ऐसा जमा रहता है कि कुछ उसमें दुख की बातें होती हैं, उनकी तुलना मवाद से की गई। या धुआं जमा रहता है। मनोभाव, जब हम कहीं पर दिन भर खुश होते हैं या दुख का अनुभव करते हैं तो हम अपनी बात को कहना चाहते हैं, इससे हमारा दिल हल्का होता है। तो वही है मवाद या धुआं। वह बातचीत के जरिए भाप बनकर बाहर निकल पड़ता है। चित्त हल्का और स्वच्छ हो परम आनंद में मग्न हो जाता है। बातचीत का भी एक खास तरह का मजा होता है। जिनको बातचीत करने की लत पड़ जाती है वे इसके पीछे खाना पीना भी छोड़ बैठते हैं। अपना बड़ा हर्ज कर देना उन्हें पसंद आता है, पर वे बातचीत का मजा नहीं खोना चाहते। लोगों को बातचीत करने में बहुत मजा आता है। कुछ लोग गप्पे हाँकने में मास्टर होते हैं। अपना बड़ा हर्ज कर देना उन्हें पसंद आता है, पर वे बातचीत का मजा नहीं खोना चाहते। रॉबिन्सन क्रूसो का किस्सा बहुधा लोगों ने पढ़ा होगा। रॉबिन्सन क्रूसो एक आदमी था जो 16 वर्षों तक एक अनजाने टापू पर रहा था, जहां उसे एक भी इंसान से भेंट नहीं हुई थी। तो उसकी ये कहानी है। तो रॉबिन्सन क्रूसो का किस्सा बहुधा लोगों ने पढ़ा होगा, जिसे 16 वर्ष तक मनुष्य मुख देखने को भी नहीं मिला। कुत्ता बिल्ली आदि जानवरों के बीच में रह 16 वर्ष के उपरांत उसने फ्राइडे नाम का व्यक्ति था, उसके मुख से एक बात सुनी। यद्यपि उसने अपनी जंगली बोली में कहा था, उस समय रॉबिन्सन को ऐसा आनंद हुआ। रॉबिन्सन उसकी बात को पूरी तरह समझ नहीं पाया, लेकिन इंसान की आवाज़ को सुना तो रॉबिन्सन को ऐसा आनंद हुआ मानो उसने नए सिरे से फिर से आदमी का चोला पाया। जब आदमी बातचीत नहीं करे तो उसको लगता है कि वो आदमी है ही नहीं। तो रॉबिन्सन को पहली बार जब 16 वर्षों के बाद आदमी की आवाज़ सुनने को मिला तो उसे लगा कि मानो वह पहली बार फिर से आदमी बन गया, वह आदमी बन गया फिर से। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य की वाक शक्ति में कहाँ तक लुभा लेने की ताकत है, जिनसे केवल पत्र व्यवहार है। कभी एक बार भी साक्षात्कार नहीं हुआ, उन्हें अपने प्रेमी से बातें करने की कितनी लालसा रहती है। आभ्यंतरिक भाव दूसरे पर प्रकट करना, भीतर का भाव किसी पर प्रकट करना और उसका आशय, उसका अर्थ आप ग्रहण कर लेना,
अपने उसको अर्थ को समझ लेना, शब्दों के ही द्वारा हो सकता है। सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। बेन जॉनसन अंग्रेजी साहित्यकार थे। बेन जॉनसन का यह कहना कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। किससे? तो बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। मनुष्य साक्षात मालूम पड़ता है जब वह बोलता है, बहुत ही उचित जान पड़ता है। तो मेरे दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखें और इस पर जोर दें। बेन जॉनसन ने क्या बोला कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। बोलेगा इंसान नहीं तो वह क्या है, कैसा है, पता नहीं चलेगा। तो साक्षात्कार इंसान का कैसे होता है? बोलने से। वह कैसा है, किस तरह का इंसान है, क्या चाहिए, वहाँ क्यों आया है, मतलब ये सारी बातें हमें पता होती हैं जब वो बोलता है। तो इंसान है तो, लेकिन साक्षात्कार उसका, उसकी असलियत का पता हमें तब चलता है जब वह बोलता है। तो ये बेन जॉनसन का विचार है कि मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है जब वह बोलता है। बोलने से इस बातचीत की सीमा 2 से लेकर वहां तक रखी जा सकती है। अब ये देखते हैं कि बातचीत कितने लोगों में होती है। तो लेखक का कहना है कि इस बातचीत की सीमा 2 से लेकर वहां तक रखी जा सकती है जहां तक उनकी जमात मीटिंग या सभा न समझ ली जाए। मीटिंग या सभा में बहुत लोग होते हैं, 2 से ज़्यादा लोग होते हैं। तो संख्या वास्तव में कितनी होनी चाहिए ये कोई फिक्स नहीं है, लेकिन 2 से स्टार्ट होती है बातचीत के लिए। कम से कम जितने लोगों की ज़रूरत है वो संख्या है 2 व्यक्ति चाहिए। एडिसन का मत है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है, जिसका तात्पर्य यह है कि जब 2 आदमी होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। 2 आदमी होते हैं तो एक दूसरे के सामने अपना दिल खोलते हैं, मतलब दिल की बात रखते हैं। जब 3 हुए तब वह 2 की बात कोसों दूर हो गई। कहा भी है कि 6 कानों में पड़ी बात खुल जाती है। दूसरे यह कि किसी तीसरे आदमी के आ जाते ही या तो वे दोनों अपनी बातचीत से निरस्त हो बैठे रहेंगे या उसे निपट मूर्ख अज्ञानी समझ बनाने लगेंगे मतलब उसको झूठ रिपोर्ट देने लगेंगे कि आप तो बहुत अच्छे हैं, यह है वो है, मतलब उसको बनाने लगेंगे। बनाने का मतलब है मूर्ख बनाना। जैसे गर्म दूध और ठंडे पानी के 2 बर्तन पास पास साट के रखे जाएं तो एक का असर दूसरे पर पहुंच जाता है, अर्थात दूध ठंडा हो जाता है और पानी गर्म। वैसे ही 2 आदमी पास बैठे हों तो एक का गुप्त असर दूसरे पर पहुंच जाता है, चाहे एक दूसरे को देखें भी नहीं। तब बोलने को कौन कहे। एक के शरीर की विद्युत दूसरे में प्रवेश करने लगती है। जब पास बैठने का इतना असर होता है तब बातचीत में कितना अधिक असर होगा, इसे कौन ना स्वीकार करेगा। अस्तु, अब इस बात को 3 आदमियों के साथ देखना चाहिए। मानो एक त्रिकोण सा बन जाता है। 3 आदमी जब बातचीत करेंगे तो त्रिकोण बन जाता है, ट्रायंगल बन जाता है। तीनों चित्त मतलब हार्ट, दिल। तो तीनों चित्त मानो 3 कोण हैं। तीनों की मनोवृत्ति के प्रसारण की धारा उस त्रिकोण की 3 रेखाएं हैं। गुपचुप असर तो उन तीनों में परस्पर होता ही है। जो बातचीत 3 में की गई वह मानो अंगूठी में नग सी जड़ जाती है। परंतु जब 4 आदमी हुए तब बेतकल्लुफी को बिल्कुल स्थान नहीं रहता। बेतकल्लुफी का मतलब लापरवाह। तब लापरवाही बिल्कुल नहीं चलती। 4 आदमी बातचीत करते हैं तो बोलने वाले को, बातचीत करने वाले को सीरियस हो जाना पड़ता है कि मुंह से कहीं कोई कुछ गलत न निकल जाए। खुल के बातें न होंगी। जो कुछ बातचीत की जाएगी वह फॉर्मेलिटी, गौरव और संजीदगी के लच्छे में सनी हुई होगी। गौरव और संजीदगी जब ये आ जाते हैं तो मतलब बनावटीपन
आ जाता है। जब बातचीत करने में बनावटीपन आ जाए तो बातचीत नहीं रही। जब कुछ शो करने के लिए हम बोलने लगे तो बातचीत के लेवल से नीचे हो गया। 4 से अधिक की बातचीत तो केवल राम रमुवल कहलाएगी। राम रमुवल मतलब ऐसे ही बात बनाना, कोई मन की बात उसमें नहीं कहेगा, सीधे राम रमुवल होगा। हाँ भैया ठीक है तो हाँ भैया ठीक है, ऐसी बात होगी राम रमुवल। उसे हम संलाप नहीं कर सकते, उसे हम बातचीत नहीं कर सकते। इस बातचीत के अनेक भेद होते हैं। 2 बुढ़ों की बातचीत प्रायः जमाने की शिकायत पर हुआ करती है। जब 2 बुढ़े आपस में बातचीत करते हैं तो उनके बातचीत का टॉपिक होता है जमाने की शिकायत। वे बाबा आदम मतलब ओल्ड एज के समय की ऐसी दास्तान शुरू करते हैं जिसमें 4 सच तो 10 झूठ होते हैं। एक बार उनकी बातचीत का घोड़ा छूट जाना चाहिए, पहरों बीत जाने पर भी उनका अंत न होगा। प्रायः अंग्रेजी राज्य, प्रदेश और पुराने समय की रीति नीति का अनुमोदन और इस समय के सब भांति लायक नौजवानों की निंदा उनकी बातचीत का मुख्य प्रकरण होगा। पढ़े लिखे हुए कि लोग तो शेक्सपियर, अगर लोग पढ़े लिखे हैं तो अंग्रेजी बोलेंगे। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे तो बोलेंगे शेक्सपियर के विषय में। मिल्टन, मिल, स्पेंसर जीभ पर नाचा करेंगे। जीभ पर नाचा करेंगे मतलब उनके विषय में बोलेंगे। अपनी लियाकत के नशे में चूर हम चुनी दीगरे नेस्त। ये लेखक का कहना है कि अंग्रेजी बोलने वाले लोग प्रायः अपने में ही खुश रहते हैं। हम चुनी दीगरे नेस्त मतलब मैं अच्छा और दूसरे लोग खराब हैं। दीगरे नेस्त मतलब जो भी हूँ सो मैं हूँ। अक्खरपन की चर्चा छेड़ेंगे, वे लोग अक्खड़ होते हैं। 2 हम सहेलियाँ जब आपस में बातचीत करती हैं तो उनका टॉपिक कुछ और ही होता है, जायका ही उनका निराला होता है, उसका टेस्ट होता है निराला। रस का समुद्र मानो उमड़ा चला आ रहा है, इसका पूरा स्वाद उन्हीं से पूछना चाहिए जिन्हें ऐसों की रस सनी बात सुनने को कभी भाग्य लड़ा है। भाग्य लड़ा है मतलब मौका मिला है। 2 बुढ़ियों की बातचीत का मुख्य प्रकरण बहू बेटी वाली हुई तो अपनी बहुओं या बेटों का गिला शिकवा होगा, या वे बिरादराने का कोई ऐसा रमरसरा कहानी, बिरादराने मतलब भाई का गोतिया का, बिरादराने का कोई ऐसा रमरसरा छेड़ बैठेंगे कि बात करते करते अंत में खोड़े दांत मतलब उनके दांत में क्या होता है, खोड़ला हो गया रहता है, छेद हो गया रहता है, तो खोड़े दांत निकाल लड़ने लगेंगी। ये जब बूढ़ी लोग बात करती हैं आपस में तो अंत में उनको बातचीत करते करते लड़ाई भी होने लगती है। दांत निकाल करके वे लोग लड़ने लगती हैं। लड़कों की बातचीत खिलाड़ी हुए तो अपनी अपनी तारीफ करने के बाद वे कोई सलाह गांठेंगे जिससे उनको अपनी शैतानी जाहिर करने का पूरा मौका मिले। स्कूल के लड़कों की बातचीत का उद्देश्य अपने उस्ताद की शिकायत या तारीफ या अपने सहपाठियों में किसी के गुण अवगुण का कथोपकथन होता है। पढ़ने में कोई लड़का तेज हुआ तो कभी अपने सामने दूसरे को कुछ न गिनेगा। सुस्त और बोदा हुआ, बोदा मतलब कमजोर, मूर्ख, तो दबी बिल्ली का सा स्कूल भर को अपना गुरु ही मानेगा। इसके अलावा बातचीत की और भी बहुत सी किस्में हैं। राजकाज की बात, व्यापार संबंधी बातचीत, 2 मित्रों में प्रेमालाप इत्यादि, ये बातचीत का प्रकार बताया गया है। हमारे देश में अशिक्षित लोगों में बतकही होती है। लड़की लड़के वालों की ओर से एक आदमी बिचवई होकर दोनों में, बिचवई मतलब अगुआ, मीडिएटर होकर दोनों में विवाह संबंध की कुछ बातचीत करते हैं। यह भी बातचीत होती है कि लड़का लड़की की शादी हो रही है तो उसमें बातचीत हो रही है। उस दिन से बिरादरी वालों को जाहिर कर दिया जाता है कि अमुक की लड़की का अमुक के लड़के के साथ विवाह पक्का हो गया। मतलब बातचीत का एक मतलब यह भी है, शादी ब्याह के संबंध में उनकी बात हो गई है, मतलब ये बातचीत हो गई मतलब शादी होगी। और यह रस्म बड़े उत्सव के साथ की जाती है। चंडू खाने की बातचीत भी निराली होती है। निदान बात करने के अनेक प्रकार और ढंग हैं। ये भिन्न भिन्न प्रकार के बातचीत हैं। यूरोप
के लोगों में बात करने का हुनर है, उनमें कला है। हुनर मतलब आर्ट, कला, स्किल, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, बातचीत करने की कला। कन्वर्सेशन मतलब बातचीत, तो वहाँ आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन के नाम से इस टॉपिक को बहुत हाईलाइट किया जाता है। इसकी तैयारी होती है, बच्चे को पढ़ाया जाता है कि कैसे अपने जीवन में अच्छी तरह से बातचीत करे, कन्वर्सेशन करे। यहाँ तक बढ़ा है कि स्पीच और लेख दोनों इसे नहीं पाते। वहाँ आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन को स्पीच और लेख दोनों से आगे पाया जाता है। इसकी एक पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली में है। बातचीत जब काव्य कला में प्रवीण विद्वान लोगों की मंडली जब आपस में बातचीत करती है तो वह बड़ी निराली होती है। ऐसे चतुराई के प्रसंग छेड़े जाते हैं, वहाँ तो विद्वान लोग ही होते हैं, तो उसमें ऐसे चतुराई के प्रसंग छेड़े जाते हैं कि जिन्हें सुन कान को अत्यंत सुख मिलता है। सुहृदय गोष्ठी इसी का नाम है। वहाँ मन की बात होती है, विद्वतापूर्ण बातें होती हैं। सुहृदय गोष्ठी की बातचीत की यह तारीफ है कि बात करने वालों की लियाकत अथवा पंडिताई का अभिमान या कपट कहीं एक बात में भी प्रकट न हो, वरन क्रम में रसाभास पैदा करने वाले शब्दों को बड़कते हुए चतुर सयाने अपनी बातचीत को सरस रखते हैं। वह रस हमारे आधुनिक शुष्क पंडित की बातचीत में, जिसे शास्त्रार्थ कहते हैं, कभी आवेगा ही नहीं। मतलब बातचीत हो तो वह सरस हो, सहज हो, उसमें ये नहीं हो कि बातचीत करने वाला आदमी अपने आप को ज्ञानी साबित करे, ज्ञानी होने के अहंकार से लदा हो, दबा हो। मुर्ग और बटेर की लड़ाइयों की झपटा झपटी के समान उनकी नीरस काँव काँव में सरस संलाप की चर्चा ही चलाना व्यर्थ है। ये अपने आप को पंडित समझने वाले लोग, बहुत विद्वान समझने वाले लोग, उनकी बातचीत जो होती है वो नीरस होती है। वो बड़ी बड़ी बातें कहते हैं लेकिन सुनने वाले को सुनने का मन नहीं करता, वरन कपट और एक दूसरे को अपने पांडित्य के प्रकाश से बाद में परास्त करने का संघर्ष आदि रसाभास की सामग्री वहाँ बहुतायत के साथ आपको मिलेगी। घंटे भर तक काँव काँव करते रहेंगे तो कुछ न होगा। बड़ी बड़ी कंपनी और कारखाने आदि बड़े से बड़े काम इसी तरह पहले 2-4 दिली दोस्तों की बातचीत से शुरू किए गए, उपरांत बढ़ते बढ़ते यहाँ तक बढ़े हजारों मनुष्यों की उनसे जीविका चलने लगी और साल में लाखों की आमदनी होने लगी। 25 वर्ष के ऊपर वालों की बातचीत अवश्य ही कुछ न कुछ सार गर्भित होती होगी, अनुभव और दूरंदेशी से खाली न होगी। 25 से नीचे की बातचीत में यद्यपि अनुभव, दूरदर्शिता और गौरव नहीं पाया जाता, पर इसमें एक प्रकार का ऐसा दिल बहलाव और ताजगी रहती है जिसकी मिठास उससे 10 गुनी चढ़ी बढ़ी है। यहाँ तक हमने बाहरी बातचीत का हाल लिखा है जिसमें दूसरे फरीक के होने की बेहद आवश्यकता होती है। दूसरे फरीक मतलब दूसरा आदमी, मतलब बातचीत के लिए कम से कम 2 आदमी तो होना ही चाहिए। बिना किसी दूसरे मनुष्य के हुए जो किसी तरह संभव नहीं है, और जो 2 ही तरह पर हो सकता है, या तो कोई हमारे यहाँ कृपा करे या हम ही जाकर दूसरे को कृतार्थ करें। बातचीत करने के लिए या तो हम किसी के यहाँ जाएं या कोई हमारे यहाँ आए, तभी 2 मिलेंगे एक साथ। पर यह सब तो दुनियादारी है जिसमें कभी कभी रसाभास होते देर नहीं लगती, क्योंकि जो महाशय अपने यहाँ पधारें उनकी पूरी दिलजोई न हो सकती तो शिष्टाचार में त्रुटि होगी। मतलब जो आपके यहाँ आए हैं बोलने वाले लोग आपसे बात करने, उनको अगर रे तो कर दीजिएगा मुंह पर, ऐसी तैसी कर दीजिएगा तो उनको खराब लगेगा। तो दिलजोई उनकी होनी चाहिए। अगर वो कुछ आपके मन के खिलाफ भी बोल रहे हैं तो बोलिए हाँ हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा, तो मतलब उस बोलने वाले की दिलजोई होगी। अगर हम ही उनके यहाँ गए तो पहले तो बिना बुलाए जाना ही अनादर का मूल है, आदर नहीं होगा, और जाने पर अपने मन माफिक बर्ताव न किया गया तो मानो दूसरे प्रकार का नया घाव हुआ। इसलिए सबसे उत्तम प्रकार बातचीत करने का हम यही समझते हैं कि हम वह शक्ति
अपने में पैदा कर सकें कि अपने आप बात कर लिया करें। सबसे उत्तम स्वरूप बातचीत का क्या है? सो देखिए, लेखक ने कहा किसी के यहाँ जाएंगे तो उसमें भी समस्या, बिन बुलाए मेहमान की बात हो जाएगी। कोई आपके यहाँ आएगा तो उसके मन के लायक बोलना पड़ेगा, तब भी आप मन की बात नहीं कह पाएंगे। हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए नए रंग दिखाया करती है। इंसान की नीयत हमेशा बदलती है। भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए नए रंग रूप दिखाया करती है। वह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है। आप अपने मन में झांक करके देखिए तो आप जैसा भी सोचते हैं, जो भी समझते हैं, पूरी दुनिया बिल्कुल उसी तरह की है। आप अपने मन से ही समझिए, जो जो भावनाएं आपके मन में आती हैं, जो विचार आपके मन में आते हैं, वो सारे इस संसार से संबंधित हैं। सभी लोगों में वैसा ही होता है। अपने मन से जानिए पराये दिल का हाल। तो पहले अपने आप को समझें। जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना। कुछ दुर्घट बात नहीं है, कठिन बात नहीं है। दुर्घट मतलब कठिन। और जी एक ऐसा चमनिस्तान है, चमन है, बगीचा है। कौन? जी, हृदय इंसान का ऐसा चमन है जिसमें हर किस्म के बेल बूटे खिले हुए हैं। इंसान के दिल में सारी तरह की बातें होती हैं, स्वार्थ की भी, परमार्थ की भी, दुख की भी और सुख की भी। ऐसे चमन स्थान की सर में क्या कम दिल बहलाव है। मित्रों का प्रेम आलाप कभी इसकी 16वीं कला तक भी न पहुंच सका। इसी सैर का नाम ध्यान या मनोयोग या चित्त को एकाग्र करना है, जिसका साधन 1-2 दिन का काम नहीं। अपने आप को शांत कीजिए, अपने मन की आवाज़ को सुनिए, अपने आप से बातचीत कीजिए, तब आप अपने को समझेंगे और दुनिया को बेहतर कुछ समझ पाएंगे। वर्षों के अभ्यास के उपरांत यदि हम थोड़ी भी अपनी मनोवृत्ति, अपनी मन की भावनाओं को स्थिर कर अवाक हो अपने मन के साथ बातचीत कर सकें तो मानो अहोभाग्य। यही मनुष्य की कमी है कि मनुष्य शांत नहीं हो पाता है। तो बातचीत नामक निबंध में महान विद्वान बालकृष्ण भट्ट जी का कहना है कि मनुष्य को सबसे बेहतर तरीका जो बातचीत का है उसे अपनाना चाहिए। उसे कभी कभी शांत बैठकर अपने मनोवृत्ति को नियंत्रित करने के लिए अपने भीतर झांकना चाहिए और अपनी कमियों पर विचार करना चाहिए। यही बातचीत का सर्वोत्तम तरीका है, सर्वोत्तम रूप है। एक वाक शक्ति मात्र के दमन से न जाने कितने प्रकार का दमन हो गया। कभी कभी बोलने में अगर गलत बात मुंह से निकल गई तो आपको झगड़ा का भी सामना करना पड़ सकता है। तो वाक शक्ति को दमन करना होता है, उसको नियंत्रित करना होता है, उसको कंट्रोल करना है। हमारी जिह्वा मतलब जीभ कतरनी के समान सदा स्वच्छंद चला करती है। हम किसी को कुछ उल्लंघ बोल देते हैं, कुछ नापसंद बोल देते हैं, तो उसके लिए जीभ हमारी मचलती रहती है, लेकिन उसका परिणाम बुरा होता है। उसे यदि हमने काबू में कर लिया, अगर अपनी भाषा को, वाणी को, अपनी जिह्वा को हमने नियंत्रित कर लिया, तो क्रोध जैसी बीमारियां, बड़े बड़े अजेय शत्रुओं को बिना प्रयास जीत अपने वश में कर डाला। भाषा को नियंत्रित कर लिया हमने, क्रोध पर विजय पाया, तो समझिए कि हमने बहुत सारे शत्रुओं को नियंत्रित कर लिया, अपने वश में कर लिया। जिसे हम हरा नहीं सके युद्ध में, उसे मधुर भाषा के प्रयोग से नियंत्रित कर सकते हैं। इसलिए अवाक रहकर, बिना बोलकर अपने बातचीत करने का यह साधन यावत साधनों का मूल है। शक्ति परम पूज्य मंदिर है। शक्ति क्या है? परम पूज्य मंदिर है। शक्ति है वह पूजनीय मंदिर है। परमार्थ का एकमात्र सोपान है, एकमात्र साधन है परमार्थ करने का, दूसरों की सेवा करने का, कि आप शक्तिशाली बने। और शक्तिशाली की तुलना मंदिर से की गई है। और जब आप शक्तिशाली बनेंगे तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप बातचीत करने के तरीके को जानिए, ठीक से बोलिए, सामने वाले को अपने पक्ष में कीजिए। इसके लिए आपको बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण भाषा का प्रयोग करना चाहिए। तो यह निबंध, यह बुद्धिमान लेखक की महान उपलब्धि है। उन्होंने हमारे लिए इस पाठ में
उसको रखा, इसके लिए उनको भी थैंक यू। और आपने इस वीडियो को देखा सुना, इसके लिए आपको भी थैंक यू। अगर अच्छा लगता हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू। आपका दिन मंगलमय हो।